हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ रैंकर्स। इस सेशन में मैं NCERT क्लास 8 की बुक आवर पास्ट का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। मीन्स जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यहाँ पे 1857 में जनता जो है 1857 में जो जनता है, इंडिया की जनता, इंडिया के लोग जो है वह रिवोल्ट करती है ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट क्यों करती है यहाँ की जनता, और रिवोल्ट करने के बाद यहाँ की जनता को क्या भुगतना पड़ता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ एक वर्ड आता है रिवोल्ट। आखिर जो पीपल है वह रिवोल्ट क्यों किया, रिवोल्ट करने का क्या वजह था, उसको ब्रिटिश से, अंग्रेजों से क्या परेशानी थी जिसके वजह से उसने रिवोल्ट किया। सबसे पहले रिवोल्ट तब होता है जब एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा सा लोगों का ग्रुप किसी न किसी वजह से नाराज हो और इसके वजह से वह रिवोल्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कारण था जिससे इंडियंस जो थे वह ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किए, और इस रिवोल्ट में कौन कौन सा लोग जो थे, किसकी सोसाइटी के लोग जो थे वह पार्टिसिपेट किए, और इसका परिणाम जो है वह क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पहला टॉपिक है, कहा है कि पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। अब यह नीतियाँ क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कह रहा है कि पहले चैप्टर में, आप चैप्टर 4 में आपने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा कि उनका पॉलिसीज क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उससे यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे कह रहा है कि किंग, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइब्स, सोल्जर्स, दे आर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंस वे। कह रहा है कि यह सारे लोग, कौन से लोग, किंग राजा, क्वीन रानियां, पीजेंट किसान, लैंड होल्डर्स जमींदार, ट्राइब्स जनजातियां, सोल्जर्स सिपाही, ये सभी जो थे वह किसी न किसी तरीके से यह प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? जो ब्रिटिश का पॉलिसीज था उसके पॉलिसी से यह इफेक्ट थे। अब यहाँ पे किंग जो थे वह कैसे इफेक्ट थे? तो किंग को कहीं ना कहीं डर सता रहा था, डर सता नहीं रहा था, और किंग को उनका जो राज्य था वह छीन गया था। पीजेंट जो किसान थे उनको हेवी टैक्स देना पड़ रहा था जिसके वजह से वह नाखुश थे। लैंड होल्डर्स जिनको जो जमींदारी जो था उनको छीन गया था, जो जमींदारी था वह अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया था। ट्राइब्स को जंगल छीन गया था, जिस जंगल में वह रहते थे उस जंगल से उनको निकाला जा रहा था, उन जंगल को काटा जा रहा था। सोल्जर्स को परेशानियां यह था कि उनको वेतन भत्ते सही ढंग से नहीं मिल रहे थे। और यह सारे जो देख रहे हैं आपका, किंग, क्वीन, पीजेंट, लैंड होल्डर्स, ट्राइब, सोल्जर्स, यह सारे जो थे वह अंग्रेजों के पॉलिसीज से इफेक्टेड थे, और यही सारे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ रिवोल्ट किया। इसके अलावा किसी को भी मतलब नहीं था, और यही एक वजह है कि रिवोल्ट का असफल होने का। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपुल रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। यह विरोध का वजह यही था। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो पॉलिसीज जो बनाया, अंग्रेज जो पॉलिसी बनाया, वह यहाँ की जनता के हित में नहीं था। उनको लग रहा था कि उनको भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है, और यही वजह था कि उन्होंने विद्रोह कर डाला।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नवाब लॉस देयर पावर। अब देखिए नवाब को क्या परेशानी थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों को से परेशानी थी कि नवाब को उनकी सत्ता जो है वह छीनती जा रही थी, उनका जो सत्ता जो था, उनका पावर जो था वह छीन रहा था, इसलिए नवाब जो थे वो अंग्रेज से नाखुश थे। Since the mid-18th century, Nawab and Raja had seen their power erode. मीन्स 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। धीरे धीरे अंग्रेज जो थे इनको एक एक करके ऐसे पॉलिसीज बना रहे थे और पॉलिसी बना के इनके पावर को धीरे धीरे छीनते जा रहे थे। They had gradually lost their authority and honor. उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स, बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार किए जा रहे थे। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस देयर आर्म फोर्स डिस्बैंड एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। जो राजा जो थे, नवाब जो थे, उनका जो सैनिक था उसको बैन कर दिया गया था, वह टैक्स वसूलते थे, वह टैक्स वसूलने का अधिकार भी एक एक करके ब्रिटिश जो था वह छीनते जा रहा था। एक वजह यह था जिससे कि नवाब जो थे वह ब्रिटिश से नाखुश थे। नेक्स्ट, मेनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट विथ द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। मीन्स बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उनको लगा कि हमारा जो पावर है वह छीन रहा है, तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से जाकर और बात की कि यह पावर जो है वह ना छीने। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके दक्कत पुत्र की मृत्यु के बाद उसके गोद ले हुए बेटे को राजा मान ले। सन हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। कह रहा है कि उसके हस्बैंड के डेथ के बाद उसका जो एडॉप्टेड सन है, तो एडॉप्टेड सन है उसको उसका राजा मान लिया जाए। अब देखिए यहाँ बात क्या था। अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह अंग्रेजों के पास यह निगोशिएशंस करने क्यों गई? यह वजह था कि अंग्रेज जो था एक पॉलिसी लाया और पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और यह पॉलिसी के तहत जो भी राजा के संतान नहीं हैं उनका अडॉप्टेड जो सन होगा वह राजा नहीं बन सकता है, वह उसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स जो पॉलिसी था इसके तरफ झांसी भी आ गया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को अपना संतान नहीं था और उनका एडॉप्टेशन था, इसलिए यह निगोशिएशंस करने के लिए ब्रिटिश के पास गई। नेक्स्ट, नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। पेशवा बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। इन्होंने प्लीड किया, प्लीड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन पेन द लेटर डेट। इन्होंने क्या प्लीड किया? नाना साहब दक्कतपुर नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। इन्होंने बोला कि मेरे फादर्स को जो पेंशन मिल रहा था वो फादर के डेथ के बाद मुझे वह पेंशन मिलना चाहिए। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ द सुपरिटी एंड द मिलिट्री पावर टर्न्स डाउन दिस प्लीड। मीन्स अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया। कंपनी को लगता था कि मेरे पास सुपरिटी है, इंडिया में हम सुपर हैं, मिलिट्री पावर है, तो ये लोगों का जो प्लीड है इसको हम क्यों माने? अगर किसी का अपना संतान नहीं है तो उसका जो राज्य है वह कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। अगर फादर उसका डेथ हो गया है तो उसको हम पेंशन क्यों देते? यह सब वजह था जिसके वजह से राजा नवाब जो थे वह नाखुश होते जा रहे थे। नेक्स्ट, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू द एनेक्टेड। मीन्स अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी जो कि अंग्रेजों के कब्जों में चली गई अवध। इन 1801 अ सब्सिडियरी एलियंस
In 1801, a subsidiary alliance was imposed on अवध। मीन्स 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। यह सहायक संधि क्या था? यह सब्सिडरी एलियंस मीन्स क्या था? सब्सिडरी एलियंस में क्या था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश थे वह एक पॉलिसी बनाए और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यह बोले कि आपको हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे। आप ऐसा एलियंस कीजिए, आप हमसे गठबंधन कीजिए, आप हमसे मित्रता कीजिए, आपको हम सहायता करेंगे। किस प्रकार का सहायता करेंगे? कि आपको बचाने के लिए, आपको टेरिटरी बचाने के लिए हम अपने सोल्जर्स को आपके यहाँ रखेंगे और वह सोल्जर्स जो है वह आपके राज्य का देखभाल करेगा और इस सोल्जर्स का जो भी खर्चा होगा वह आपको भुगतान करना पड़ेगा। यह एक बहुत बड़ा एलियंस था अंग्रेजों का यहाँ के राजाओं के खिलाफ। उससे वह यह फायदा होता था अंग्रेजों के कि उसके सोल्जर्स जो भी इंडिया में थे तो उस सोल्जर का जो भी खर्चा होता था वह राजा उठाता था और राजा खर्च उठाने की वजह से सोल्जर्स ब्रिटिश का था और खर्च उठा रहा था राजा। यह एक फायदा। दूसरा फायदा यह था कि वह जिस राजा के कोर्ट में रहता था, राजा के टेरिटरी में सोल्जर्स रहता था, एक तरह से एक जासूसी का भी काम करता था। तो यह एक बहुत बड़ा एलियंस था ब्रिटिश का, जिससे कि ब्रिटिश को तो फायदा था ही लेकिन यहाँ पे राजा को फायदा नहीं था। तो यह एक एलियंस था। और इसमें देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एंड इन 1857 इट वाज द टेकन ओवर, और कहा है कि अवध को 1857 में क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया गया। अब कब्जा कैसे किया गया, उसको क्या करके कब्जा कर दिया गया? यहाँ पे देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी क्लियर दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। अब उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे और उन्होंने यह कहा कि यह जो रियासत है, जो अवध जो है, यहाँ ठीक से शासन नहीं चलाया जा रहा है और इसलिए इस शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश इस पे क्या कर रहा है, अधिकार कर रहा है। तो मिस गवर्न के अकॉर्डिंग अवध को क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया, इस पे अधिकार कर लिया गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। यहाँ के नवाब से, अवध के नवाब से यहाँ की जो जनता जो था, वहाँ का प्रजा जो था, वह काफ़ी खुश था और वह अच्छी तरह से शासन चला रहा था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों का कूटनीति चाल की वजह से इसको कब्जा कर लिया गया। नेक्स्ट, द कंपनी even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. Means कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। वह चाहता था कि जो भी मुगल का शासन है उसको खत्म कर दिया। जो भी बचा खुचा राजा है, एक दो राजा जो है, ठीक है, वो भी राजा जो थे वह तो कमजोर बुद्धिल राजा था, सब पर तो कब्जा कर ही लिया था और चाहता था कि जो भी बचा हुआ है उसको भी हटा ही दिया गया, खत्म कर लिया जाए। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द क्वाइन मिंट बाय द कंपनी। करा कि जो भी मुगल किंग के जो क्वाइन था उस पर उसका नाम छपा हुआ था, उसको वह हटा दिया गया। उस समय जब मुगल एम्पायर, बहुत सारे मुगल एम्पायर ऐसे थे जो कि गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन, ब्रॉन्ज क्वाइन ये सब चलाएं, मिंट करवाएं और जिस समय वह शासन कर रहे थे अपने समय में मिंट करवाए, वह राजा उस क्वाइन पे अपना नाम भी लिखवाए थे। ठीक है, तो सारे जो नाम लिखा हुआ क्वाइन था वो जो मुगल किंग के समय था, वह सारे क्वाइन पे मुगल किंग का नाम हटा दिया गया। अभी के धीरे धीरे जो कंपनी है वह एक एक स्टेप बाय स्टेप वह जो है वह धीरे धीरे काम कर रही है कि यहाँ पे अपना क्षेत्र अधिकार करने के लिए। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of बहादुर शाह जफर, अब कह रहा है कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी यह ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद, कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन। मीन्स इनका जब मृत्यु हो जाएगा, बादशाह की जब मृत्यु, बहादुर शाह जफर का जब मृत्यु हो जाएगा तो उनके बाद उनको लाल किला से हटा दिया जाएगा। मीन्स उनका जो रेसिडेंस है उसको हटा दिया जाएगा और दिल्ली के कहीं एक जगह पे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे भी जो लास्ट मुगल एम्पायर जो थे वो बहादुर शाह जफर थे और यह पहले ही अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर जब मरेंगे तो ऐसा नहीं कि उनके जो बच्चे होंगे, उनके संतान जो होंगे वह यह रेड फोर्ट में रहेंगे ही या लाल किला में रहेंगे, ऐसा नहीं। जब भी मर जाएंगे तो उसके बाद लाल किला से हटा दिया जाएगा इनको, सारे फैमिली को, और दिल्ली में कोई ऐसा जगह दे दिया जाएगा जहाँ पे वो अपना गुजारा बसारा करेंगे।
In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king. मीन्स 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। एंड और आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज एज ए किंग, इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई भी उत्तराधिकारी राजा नहीं बनेगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, केवल उनको राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह लोग पहले ही क्लियर करते जा रहे हैं कि यह अब ऐसा नहीं होगा कि वो मृत्यु हो गया तो उनके जो जिनके जो पूर्वज हैं, उनके उत्तराधिकारी उनका लड़का है, वो बोले कि नहीं अब हम राजा बनेंगे, ऐसा कोई भी चीज होने वाला नहीं है। मर जाएंगे, बात खत्म। उनके जो संतान होंगे, उनको डिसीडेंट होंगे, उनको सिर्फ एक राजकुमार माना जाएगा। और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको लाल किला से भी निकाल दिया जाएगा, उनके जो भी फैमिली है उनको दिल्ली में कहीं पे रख दिया जाएगा। तो यह देख रहे हैं कि यह सारा वजह था कि धीरे धीरे करके अंग्रेज जो थे वह इंडिया पे एक एक करके अपना क्षेत्राधिकार जमा रहे थे। और इसी वजह से जो किंग जो था, यहाँ के राजा रानी जो थे, वह परेशान थे अंग्रेजों से। और जब परेशानी बढ़ती है तो यही परेशानी एक विद्रोह का कारण बनती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द पिजेंट्स एंड द शिपवॉय। अब यहाँ पे दूसरा, पहले तो देख चुके कि जो नवाब जो था वह अंग्रेज़ों से नाखुश था। अब दूसरे वर्ग के लोग जो थे वह थे आपका पिजेंट और शिपवॉय, मीन्स किसान और सिपाही। किसान और सिपाही क्यों नाखुश थे अंग्रेज़ों से? इन द कंट्री साइड पिजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस। गांवों के किसान और जमींदार भारी भरकम लगान एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। यहाँ पे गांव के किसान और जमींदार जो थे वह दोनों परेशान थे। इसलिए परेशान थे क्योंकि इनका जो अंग्रेजों का जो रिजिड टैक्स कलेक्शन का जो पॉलिसी था कि किसी भी कीमत पर आपको कर देना ही है, टैक्स देना ही है, क्यों ना आपका फसल सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इनका एक रिजिड पॉलिसी था। Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost land they had tilled for generations. बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो थे वह क्या कर रहे थे कि टैक्स चुकाने के लिए, अंग्रेजों को इतना रिजिड पॉलिसी था कि टैक्स चुकाने के लिए यह मनी लेंडर से कर्ज लेते थे। और कर्ज लेके कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता था कि लास्ट में इनको कर्ज के बदले अपना जो ज़मीन था, लैंड जो था, वह मनी लेंडर से बेच देना पड़ता था। और इनका जो जनरेशन मतलब पूर्वज जो बहुत पुराने ज़मीन जो था वह चला जाता था। और एक जो किसान थे जिनके पास ज़मीन था, एक ज़मींदार जो थे, वह उसी ज़मीन में एक मजदूर की तरह वह क्या करने लगे, काम करने लगे। द इंडियंस एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकॉन्टेंट। अब यहाँ पे सैनिकों की परेशानी क्या थी? यहाँ पे द इंडियन सिपाही, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वजह क्या थी? दे वेयर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। मीन्स वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ्स। मीन्स कई नए नियम उनके धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। डिड यू नो डैट? क्या आप जानते हैं कि इन दोज डेज मेनी पीपुल इन द कंट्री बिलीव डैट, कह रहा है कि उस जमाने में बहुत सारे लोग को यह विश्वास था, इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन्स एंड कास्ट। यदि वह समुद्र पार जाते हैं तो वह अपना धर्म
रिलीजन्स और कास्ट, धर्म और जाति को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। यह लोग मानते थे कि यदि वह समुद्र पार जाएंगे तो वह अपना धर्म और जाति को खो देंगे। So when in 1824 the Sepoy were told to go the Burma by the sea route to fight for the company means जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, तो उन्हें इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, वह जमीन के रास्ते जाने के लिए तैयार थे लेकिन समुद्र के रास्ते जाने के लिए तैयार नहीं थे। दे वेयर severely punished and since the issue did not die down in 1856 to company passed a new law which stated that every new persons who took up employment in the company army had to agree to serve oversee if required। अब क्या हुआ, इसका मीन्स है कि सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई कि सरकार का हुक्म नहीं माना शिपॉय कि वो बोला कि हम समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे, हम सी रूट के रास्ते जाएंगे लेकिन समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बना दिया। 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बना दिया गया। वह कानून क्या था कि इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यह रूल बना दिया गया। नेक्स्ट, शिपॉय ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। मेनी ऑफ देम बेयर पिजेंस एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वो अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। शो द एंगर ऑफ द पिजेंट क्विकली सेपरेट एमॉन्ग द शिपॉय, इसी वजह से किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब यहाँ पे किसान और सिपाही, यहाँ पे पिजेंट किसान और सिपाही जो थे वो भी नाराज हो गए। पहले तो नवाब नाराज थे ही, किंग क्वीन ये सब नाराज थे ही, अब सिपाही और किसान भी नाराज हो गए। नेक्स्ट आते हैं रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म में सुधारों पर प्रक्रिया। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, मीन्स अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। क्यों लगता था अंग्रेजों को कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारा सोशल इविल था, सामाजिक बुराइयां था जो कि सती प्रथा था, सती सिस्टम, विधवा विवाह, विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज, ये सब हमारे समाज में एक कुरीतियाँ था जिसके वजह से हमारे समाज के लोग त्रस्त थे। और यह सारे चीज़ों को अवगत कराने का काम हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे वह ब्रिटिश को अवगत करवाए। और तब ब्रिटिश को लगा कि यहाँ का जो सोशल इविल्स हैं, सामाजिक बुराइयाँ हैं, इंडिया का सोसाइटी जो है उसको सुधारना जरूरी है। लॉ वेयर पास टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, मीन्स सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए गए। यहाँ पे सती प्रथा क्या था कि अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाए, हस्बैंड की मृत्यु के बाद उसके पत्नी को उसी के चिता पर जिंदा जलाया जाता था। यह कितना बड़ा अभिशाप था उस समय के समाज के लिए। और दूसरा था विधवा विवाह, अगर कोई विधवा हो गई तो उसका विवाह जो है वह नहीं करवाया जाता था। तो विडो रीमैरिज का भी सिस्टम चलाया गया ब्रिटिश चलाया कि जो विधवा पूर्ण विवाह के लिए कि विधवा को पूर्ण विवाह करवाया जाए। दूसरा चाइल्ड मैरिज था, चाइल्ड मैरिज की बचपन में ही शादी, लड़का लड़की की शादी बचपन में ही हो जाती थी। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, मीन्स अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। ब्रिटिश जो थे वह इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोर्स किए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो है उसका प्रमोशन किए कि इस लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियंस मिशनरी टू फंक्शंस फ्रीली इन
domains and even own land and property. means 18 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दी कि आप तुम खुल के काम करो और जमीन और संपत्ति जो है आपका ओन लैंड्स एंड प्रॉपर्टी जो है वह जुटाओ। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड। मीन्स 1850 में एक नया कानून बनाया गया टू मेक कन्वर्सेशन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। मीन्स जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। एक ऐसा कानून बनाया गया जिससे कि ईसाई धर्म जो है वह कोई इजीली जो है वह अपना सकता है उसको। दिस लॉ अलाउ एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इसलिए आसान हो गया। इंडिया बहुत सारे इंडियंस जो थे वह क्रिश्चियंस धर्म जो है वह अपनाने लगा और यह लॉ जो था और आसान कर दिया। बोला गया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आपका जो भी संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है, वो आप ही का रहेगा, उसे आपको अंग्रेज वगैरह उसको नहीं लेगा। मेनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वेयर डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन्स। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। हमारे जो समाज में जो पुराने तबके के लोग थे उनको लगता था कि यह सब सारे चीज़ जो है वह हम लोगों को, जो अंग्रेज जो है वह पूरा क्रिश्चियन बनाने के ऊपर तुला हुआ है, यह हम लोगों को क्रिश्चियन बना देगा। इसलिए उनको लगता था कि यह सारे चीज़ जो है वह हमारा जो धर्म है वह सब खत्म करने के लिए तुला हुआ है। There were of courage other Indians who wanted to change existing social practice। कहा कि दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। और वह भारतीय कौन थे? जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सारे लोग जो थे वह समाज के पढ़े लिखे लोग थे और वह चाहते थे कि समाज में जितना भी बुराइयां हैं उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। नेक्स्ट, अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर अपराइजिंग। मीन्स सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। समटाइम्स सच struggles become quite widespread as the popular resistance so that the power of state break down। मीन्स शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन समटाइम्स कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। A very large number of people began to believe that, बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। बहुत लोगों को यह विश्वास लगने लगा कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। For such a situation to develop, इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथों में लेने के लिए लोग संगठित होने लगे। People have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn a situation around। सभी लोग जो है वह इकट्ठा होने लगे। कौन लोग इकट्ठा होने लगे? जिन लोगों को ब्रिटिश से नफरत था, जिन लोगों को ब्रिटिश से परेशानी थी, वह सारे लोग जो थे वह धीरे धीरे क्या होने लगे? इकट्ठा होने लगे। क्योंकि सारे को परेशानियां इसी से थी और सभी को लगता था कि हमारा शत्रु एक ही है। सारे लोगों को लगता है कि मेरा शत्रु एक ही है और रियली में था भी सारे के शत्रु ब्रिटिश। तो सब लोग सोचे कि क्यों ना एक साथ हो लिया जाए और इससे खिलाफ विद्रोह किया जाए। Such a situation developed in the northern part of India in 1857। मीन्स भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। आफ्टर 100 years of conquest, कह रहा है कि शासन के 100 साल बाद एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शासन के 100 साल बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी faced a massive uprising that started in May 1857 and threatened the company every presence in India। कह रहा है कि 100 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई
1857 मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। एक ऐसा रिवोल्ट हुआ कि अब लग रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि भारत में मेरा अस्तित्व जो है वह खतरे में है। Sepoy united in several places beginning Arans, Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in revolution. मेरठ से शुरू करके सिपाही ने कई जगह बगावत की। Some regard in as the biggest armed assistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. मीन्स समाज के विभिन्न तबकों ने असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशक्त संघर्ष था। एक्चुअली में था भी, जो आपका 1857 का जो रिवोल्ट था वह बहुत बड़ा आपका आर्म्स रिवोल्ट था। और इस समय यदि सारे तबके के लोग अगर एक साथ होते तो हमारा जो भारत है वह 1947 के बजाय 1857 में ही फ्रीडम हो जाता। लेकिन यहाँ पे परेशानियाँ कुछ लोगों को ही था अंग्रेज़ों से, और इस रिवोल्ट में सारे लोग जो थे वह पार्टिसिपेट नहीं किए, और यह बहुत बड़ा वजह था 1857 के रिवोल्ट को फेल होने का। नेक्स्ट, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मीन्स मेरठ से दिल्ली तक। ऑन 8 अप्रैल 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। मीन्स 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे एक सिपाही थे, एक सोल्जर थे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। क्यों फांसी पर लटका गया? क्योंकि इन्होंने अपने अफसर को क्या कर दी, गोली मार दिए थे। Some days later, some sepoy of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge. Means कुछ दिन के बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। जो गोली था, बंदूक का गोली था, उसके बोला कि हम जो आर्मी ड्रिल्स जो होता है, अभ्यास जो होता है, वो हम इस गोली से नहीं करेंगे, इस कारतूस से नहीं करेंगे। इसका वजह क्या था? विच वेयर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। उन लोगों को लग रहा था कि उन कारतूसों पर गायों और शुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। और यह एक कारतूस जो था वह कैसा था? एक पाउच में था, एक पाउच में आपका गन पाउडर जो है वह भरा हुआ था, और यह गन पाउडर भरा हुआ था। और यह गन पाउडर की कारतूस को क्या किया जाता था? दांत से खींचा जाता था। दांत के खींचने के बाद यह कारतूस को बंदूक में इनफील्ड राइफल में भरा जाता था। अब यहाँ पे लोगों को, जो सैनिक जो था, उसको विश्वास हो गया कि यह कारतूस में यह काऊ और पिग की चर्बी है, काऊ एंड पिग। अब देखिए, यहाँ पे दो रिलीजन्स के लोग रहते थे। पहले जो थे वह आपका पहला रिलीजन जो है वह हिंदू, और दूसरा जो था वह मुस्लिम था। हिंदू के लिए काऊ और मुस्लिम के लिए पिग। अब यहाँ पे दोनों रिलीजन जो था वह गुस्सा हो गया कि हमारा जो धर्म है वह भ्रष्ट करना चाहता है। नेक्स्ट है 85 sepoy were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail to disobeying their officers। कह रहा है यहाँ पे कि 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? उन्होंने अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और निकाल के जेल में डाल दिया गया, और 10 साल के लिए उनको सजा दी गई। 10 साल के लिए उनको सजा दी गई कि वह ऑफिसर्स के बात इनकार कर दिए। वह बोले कि मैं इस जो कारतूस है इसका मैं यूज करके आर्मी ड्रिल नहीं करूँगा। दिस हैपेन ऑन 9 मई 1857। कह रहा है कि यह बात कब की है? 9 मई 1857 की बात है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मीन्स मेरठ में तैनात दूसरे सिपाही
दूसरे भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाही। जो सैनिक जो थे वह बहुत गुस्से में थे और उन्होंने 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ पे जो बंद सिपाही थे उसको आज़ाद करवा लिया। दे अटैक्ड एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो लोग क्या किए कि ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक किया और उसको मार दिए। दे कैप्चर्स गन एंड एम्यूनिशंस एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वार ऑफ द फ्रिंगेज। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों पर संपत्तियों को आग के हवाला कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। ये सिपाही जो थे वह पहले तो जो भी इनके सैनिक बंदी सिपाही थे उनको छुड़ा लिया गया। छुड़ाने के बाद वह क्या किए, वहाँ का जो भी ऑफिसर्स था ब्रिटिश ऑफिसर उसको क्या कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कर दिया गया, किल कर दिया, मार दिया। किल करने के बाद जितना भी गन वगैरह गन बारूद जो था वह वहाँ से लूट लिया और लूट लेने के बाद जो बिल्डिंग्स था उसमें आग लगा दिया और जितना भी प्रॉपर्टीज था रिकॉर्ड था वो सारे को जला दिया। और यह सब इसलिए किया कि वह फिरंगी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सके और ये सब करने के बाद फिरंगी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। द सोल्जर्स वेयर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल्स इन कंट्री। मीन्स सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर तुले हुए थे कि इसको इंडिया से भगा ही दिया जाए। बट वुड रूल्स द लैंड इंस्टीड। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को यह भी डर था कि इतना अच्छा से शासन तो चला रहा है, अगर यह चला जाएगा तो फिर यहाँ पे कौन शासन चलाएगा। कोई ऐसा तो शासक होना चाहिए जो कि इस पूरे देश के कार्यभार को संभाल सके। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। और सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। सिपाही बोला कि चलो अंग्रेज चला जाएगा तो क्या हुआ, हमारे बूढ़े और जवान बहादुर शाह जफर तो हैं, इन्हीं को देश का राजा बनाया जाएगा और यही देश का पर राज्य करेंगे। The Sepoy of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the easily hours next morning। मीन्स मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह जफर थे और उनके पास पहुंच गए कि उनको राजा बनाना था। एज न्यूज ऑफ देयर अराइव्स स्प्रेड। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, द रेजिमेंट स्टेशन द दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिविलेशन। दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। जैसे लगा कि यहाँ पे सैनिक जो है तो वह आ गया है मेरठ से, तो जो कि दिल्ली में जो इंडियन सैनिक जो थे सोल्जर्स थे वह भी बगावत अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स बियर किल्ड। फिर दोबारा ब्रिटिश ऑफिसर्स को, वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला। इसलिए मार देता था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है उसको ऑर्डर देता था कि ऐसा नहीं करो और लोग गुस्सा के उसी पर गोली मार देते थे। आर्म एम्यूनिशन सीज। आर्म और जो भी आपका एम्यूनिशन था वह सीज कर लिया गया। बिल्डिंग सेट ऑफ द फायर। और बिल्डिंग को आग में जला दिया गया। Triumphant soldiers gather around the wall of the Red Fort where the बादशाह live। करा कि सारे सोल्जर्स जो थे वह रेड फोर्ट के पास जो है वह जमा हो गए, जहाँ की बादशाह रहते थे वहाँ पे जमा हो गए। डिटरमाइनिंग टू मीट हिम। और यह डिटरमाइन किया कि अब बहादुर शाह जफर से मिलना है। द एम्पायर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। ब्रिटिश जो बादशाह जो थे, बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे कि नहीं, आपको हम राजा बना के ही छोड़ेंगे। अब यह बेचारा क्या करे, सिपाही की माने कि ब्रिटिश की माने। They force their way into the palaces and proclaims बहादुर शाह जफर as their leader। आखिरकार वो जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया कि आप हमारे लीडर हैं। The young emperor had to accept this demand।
बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह मांग माननी पड़ी, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। He wrote letter to all the chief and rulers of the country to come forward and organize to Confederacy of the India state to fight the British। बहादुर शाह जफर देश भर के सारे शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया कि सारे लोग जो हैं वह आइए और एक साथ जुड़ते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। The Mughal dynasty had ruled over the very large part of the country, means अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। लगभग पूरा हिस्सा जो था वह मुगल साम्राज्य के अंडर आता था। Most smaller rulers and the chieftains control different territories to behalf of the Mughal ruler, means ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। Threatened by the escalations of the British rules, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again मीन्स ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो they too would be able to rule their own territories once more under मुगल authority। मीन्स यह कह रहा है कि अगर मुगल बादशाह फिर से अपना दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन हम लोग बेफिक्र चलाएंगे। यह दूसरे राजा जो थे वह सोचते, छोटे छोटे राजा जो थे वह सोचते थे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, मीन्स अंग्रेजों के इस घटना की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा रिवोल्ट भी हो सकता है। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिज वुड डाई डाउन। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। यह छोटी बात है, यह शांत हो जाएगी। यह छोटी बात तो थी कारतूस, लेकिन यह बड़ी बात यह थी कि लोगों के अंदर जो इतना दिन से अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा फूट रहा था उसको एक मौका मिल गया था बदला लेने का अंग्रेजों से। बट बहादुर शाह जफर डिसीजंस टू ब्लेस द अपराइजिंग चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, मीन्स लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। लोगों को लगा कि अब मेरा नेता जो है अब मिल गया। ऑफन व्हेन पीपुल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो दे फील इंस्पायर एंड इंथ्यूज्ड, उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। अगर उनको लोगों को कोई रास्ता दिखाई देता है, कोई सपोर्ट मिल जाता है तो उनका जो उत्साह है वह बढ़ जाता है। इट गिव्स देम द कॉरेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट, मीन्स इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। और यही आत्मविश्वास लोगों को मिला जब बहादुर शाह जफर ने अपना कमान संभाल लिया। वह एग्री हो गए कि चलिए मैं आप लोगों का नेता बनता हूँ। नेक्स्ट, द अपराइजिंग स्प्रेड, मीन्स बगावत फैलने लगी। आफ्टर ब्रिटिश वेयर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, मीन्स जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। यहाँ पे दिल्ली से सैनिकों को, जो ब्रिटिश सैनिक था उसको हटा गया। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू रेवेल, मीन्स खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था। देन अ स्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश बिगिन, मीन्स फिर तो विद्रोहों का सिलसिला भी शुरू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट and took off to join other troops at nodal point like दिल्ली, मीन्स एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ
After them, the people of the town and villages also rose up in revolutions and rebelled around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight to British. इस कह रहा है कि यहाँ पे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनका देखा देखी कस्बों और गांव, टाउन एंड विलेजेज, कस्बों और गांव के लोग बगावत के रास्ते भी चलने लगे। वहाँ के गांव और विलेज के, गांव और टाउन के लोग जो भी थे, जो ब्रिटिश से जिनको नाराजगी थी, वह भी सिपाही के देखा देखी वो भी विद्रोह में शामिल हो गए। देखिए कि चलो अपना भी हम हाथ साफ कर लेते हैं, इतना दिन से ब्रिटिश जो है हम लोगों को परेशान कर रहा है, चलो उसको मार के भगाते ही हैं इंडिया से। नाना साहेब, द एडॉप्टेशन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर कह रहा है कि पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। गेदर्स आर्म्स फोर्सेस एंड एक्सप्ले द ब्रिटिश एग्रेशंस फ्रॉम द सिटी, उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। ही प्रोक्लेम्स हिमसेल्फ पेशवा, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया, उनको भी मौका मिल गया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्पायर बहादुर शाह जफर, मीन्स उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। मेन तो लीडर जब बहादुर शाह जफर थे, तो इन्हीं के तहत बोले कि इन्हीं के अंडर हम जो है वह क्या है, गवर्नर है। लोग बहादुर शाह जफर के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा था। इन लखनऊ ब्रिटिश Qadar, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah was proclaimed the new Nawab, मीन्स लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बर्जिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया। अब लोग अपना अपना जगह पे अब नवाब घोषित कर रहे थे और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ही टू एक्नॉलेज द सुजरिनिटी ऑफ द बहादुर शाह जफर, ब्रिटिश कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबल सिपाही एंड fought the British along with Tandia to the General नाना साहब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाही के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे से मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। In the middle regions of the Madhya Pradesh, Rani Avantibai Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of the state। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र, मांडला रीजन, एमपी के यह मांडला रीजन क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए यह भी क्या थे, ब्रिटिश से नाराज थी। द ब्रिटिश वेयर greatly outnumbered by the rebel forces, इस विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी। ऐसे भी जो अंग्रेजी सोल्जर्स थे वो बहुत ही कम थे और इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे। तो यही कह रहा है कि ब्रिटिश सोल्जर्स का बहुत कम था यहाँ पे संख्या। दे वेयर डिफीटेड इन द नंबर ऑफ बैटल्स, बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। दिस कॉन्फिडेंस द पीपल दैट द रोज द ब्रिटिश हैव द कोलैप्स फॉर गुड एंड गिव देम टू कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड ज्वाइन द अपराइजिंग, मीन्स इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। अब देखा लोग कि अंग्रेज जो है वह कमजोर पड़ गया है, अब इस विद्रोह में कूद पड़ो और अंग्रेज को यहाँ से भाग
निकालो। A situations of the widespread popular uprisings develop in the regions of Awadh and Awadh in the particular। कह रहा है कि खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। ऑन 6 अगस्त 1857 we find a telegram sent by the Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing to fear felt by the British। मीन्स 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटल ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। Our men were cowed by the numbers opposed to them and the endless fightings। उसने कहा कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस। जमींदार भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। मेनी न्यू लीडर्स केम अप। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अहमदुल्लाह शाह मौलवी फ्रॉम द फैजाबाद प्रोफेस that the rule of the British would come to an end soon। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से लोग और खुश हुए और विद्रोह में शामिल होने लगे कि अब अंग्रेज जो है वो इंडिया छोड़ने वाला है। He caught the indignations of the people and the rage a huge force of supporters। मीन्स वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। He came to Lucknow to fight the British। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटाई। उन्होंने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। In Delhi, a large number of the Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बख्त खां इज सोल्जर्स फ्रॉम बरेली टुक चार्जेस ऑफ द लार्ज फोर्स फॉर फाइटिंग हु केम टू दिल्ली। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। ही बिकम्स अ की मिलिट्री लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह joined the rebel Sepoy and the battle with the British for many months। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड joined the fight। इस तमाम इलाकों के नेता और इलाकों के इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। जिनको लग रहा था कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाना है वह इसमें हिस्सा ले रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक, द कंपनी फाइट बैक। कंपनी का पलटवार। अब कंपनी सोचा कि ऐसे से काम चलने वाला नहीं है, ऐसे रहा तो ये लोग हम लोगों को इंडिया से बाहर फेंक देगा। अननर्व्ड बाय द स्केल ऑफ द अपहीवल। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस द रिवोल्ट विद ऑल हिज माइट। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। इट बॉट reinforcement from इंग्लैंड पास्ट न्यू लॉ शो डैट। उन्होंने अंग्रेजों से और फौज मंगवाकर विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए। द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विथ केस और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिए। एंड मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। मेन केंद्र पर धावा बोल दिए। दिल्ली वाज रिकैप्चर्स फ्रॉम द रिबेल फोर्स ऑफ द सितंबर 1857। सितंबर 1857 में दिल्ली को दोबारा अंग्रेजों ने कब्जों में ले लिया। द लास्ट मुगल एम्पेयर बहादुर शाह जफर वाज ट्राई टू कोर्ट एंड सेंटेंस्ड इन द लाइफ इम्प्रिजमेंट। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत
महल were sent to prison in रंगून in अक्टूबर 1858। उनके बेटे और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने बहादुर शाह जफर in the Rangoon jail in November 82। He had two wife Vigans जिधर महाराज sent to the prison रंगून in अक्टूबर। रंगून में इनको जेल में भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर in the रंगून जेल in अक्टूबर 1862 और बहादुर शाह को रंगून जेल में ही 1862 को इनको मृत्यु हो गई। The recaptures of Delhi, however, did not mean that the uprising died down after that। मिस दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। People continue to resist and battle the British। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular uprising। कह रहा है कि ब्रिटिश जो है वह 2 सालों तक इसको दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए वह लड़ते रहा। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जों में चला गया। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल इन जून 1859। रानी लक्ष्मीबाई हार गई और 1858 में वह मारी गई। सिमिलर फेट अवेटेड रानी लक्ष्मीबाई। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by British on all sides। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और शहीद हो गए। तात्या टोपे escaped to the jungles। तात्या टोपे जंगल में चले गए। of Central India and continued to fight the guerrilla war with the support of many tribes and peasant leaders। वह जंगल में चले गए, तात्या टोपे जंगल में चले गए और आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। He captures try and kill in 1859। उनको 1859 में पकड़कर उनको मार दिया गया। Just as victories against the British had earlier encouraged uprising। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था। The defeat of the rebel forces encourage stations। उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मतें टूटने लगी। The British also tried their best to win back to loyalty of the people। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया कि लोगों का विश्वास जीता जाए, जिसके वजह से इतना बड़ा रिवोल्ट जो है दोबारा न हो। दे अनाउंस रिवार्ड फॉर रॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड्स। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। उन्हें those who had rebelled they are told that if they submitted to British and they had to not kill any white people। कह रहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि जमीन के पर उनकी परंपरा अधिकार बनाए रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वह अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज को व्हाइट पीपल को अगर नहीं मारा है, अगर वह व्हाइट पीपल को नहीं मारा है तो उसे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उसके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। They would remain safe and their right to claim to land were not denied। Nevertheless, hundreds of sepoy rebels, nawabs and rajas were tried to hang। कह रहा है कि इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चला गए और चला के उनको फांसी पे लटका दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि आफ्टर विद्रोह के बाद का, अब विद्रोह के बाद क्या हुआ? ये तो पता चला कि विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट को अंग्रेजों ने दबा दिया।
अब दबाने के बाद देखे कि जितने भी दोषी राजा थे, नवाब थे, सिपाही थे, वह सभी को फांसी पर लटका दिया गया। अब कह रहा है कि यह रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश हैड रिजाइन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ द 1859। अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश का पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन बट they could not carry on ruling the land with the same policies anymore। लेकिन अब वो पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। उनको लग रहा था कि पहले वाला नीति अच्छा नहीं था, जिसके वजह से इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ। उनका सत्ता जो था वह इंडिया से जाते जाते बच गया। गिवन बिलो आर द important changes that were introduced by the British। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया, important बदलाव किया गया, जो बदलाव आपको दिया गया है। पहला जो चेंजेस जो था वह क्या था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पास किया एंड और transferred the power to East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsibility management of Indian affairs। कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में मेंबर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया, भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ही वाज गिवन ए काउंसिल ऑफ एडवाइस हिम कॉल द इंडिया। उसे भारत के शासन में संबंधित मामलों पर जिम्मेवार सौंपा दिया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उस परिषद का नाम दिया इंडिया काउंसिल कहा गया। इंडिया काउंसिल, उस परिषद का नाम इंडिया काउंसिल कहा गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ द वायसराय। इंडिया के जब गवर्नर जनरल का टाइटल अब वायसराय का मिल गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। दैट इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। इसका मतलब होगा कि इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व करेगा यह। दो These measures of the British government accepted direct responsibility for ruling India। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब देखा कि चलो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब इससे होने वाला नहीं है, इतना बड़ा विद्रोह करवा दिया, इतना बड़ा रिवोल्यूशन करा दिया, अब अपने हाथ में पूरा कंट्रोल को लेते हैं। सेकेंड चेंजेस जो है वह क्या हुआ सो देखिए। करा कि और रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री बेयर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उसके जो क्षेत्र हैं पर कब्जा नहीं किया जाएगा। दे वेयर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर heirs इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि उनके जो एडॉप्टेड सन है को भी छोड़ दिया गया कि आप अपने एडॉप्टेड सन को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार बना सकते हैं, उत्तराधिकारी बना सकते हैं। हाउएवर दे वेयर मेड टू द एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन टू देयर सॉवरेन परमानेंट। लेकिन यह क्या था, एक शर्त रखा गया कि उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार किया जाए, कि आप अपना क्या कीजिए, अधिपति सोवरेन जो है वह अधिकार प्राप्त करें। दस द इंडियंस रूलर्स वेयर होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। थर्ड नंबर चेंजेस क्या किया गया, it was decided that the proportion of the Indian soldiers in the army would be reduced and the number of the European soldiers would be increased। अब इन्होंने फैसला लिया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब इसको देख लिया कि नहीं अब ऐसा होगा तो हम लोगों का हार हो जाएगा, इसलिए इंडियन सैनिक कम किया जाए और ब्रिटिश सैनिक को बढ़ाया जाए। It was also decided that instead of the recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkha, Sikh and Pathan।
पठान से बोला गया कि अब जो अवध बिहार सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया से जो सैनिक को हम लोग रिक्रूट करते थे उसको अब हटाया जाए और गोरखा सिख और पठान को लाया जाए, क्योंकि यह जो रिवोल्ट हुआ था यही जगहों पर ज्यादा हुआ था। तो उनको लग रहा था कि यहाँ के सैनिक जो है यहाँ आएंगे तो फिर से कहीं ना कहीं रिवोल्ट कर देंगे, इसलिए इसको अवध बिहार सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से सैनिकों को रिक्रूट नहीं किया जाए, अब गोरखा सिख और पठान को लिया जाए। फोर्थ जो था वह क्या था? The land of property of the Muslim was the confiscated on the large scale and they were treated with the suspicion and the hostility। अब मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखे जाने लगा। उनको लगता था कि मुसलमान जो है वह यही वजह है यही लोग जो है जो रिवोल्ट किया था। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अपराइजिंग ऑफ द बिग बे। इनको लग रहा था कि यही जो है ब्रिटिश को लग रहा था कि यही लोग जो है वो विद्रोह में भाग लिया था। 5 में कहना है कि द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टम रिलीजन्स एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपुल इन इंडिया। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। उसको लग गया यहाँ के लोगों के लिए जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस जो है वह मेन है, अगर इसके धर्म के में अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये लोग यहाँ पे हमको रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब इसके धर्म में खिलाफ नहीं करेंगे, जो इसका सोशल इविल जो भी है चलते रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 6 में कह रहा है कि पॉलिसीज वी आर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार एंड गिवन द सिक्योरिटी ऑफ द राइट ओवर देयर लैंड। मीन्स जो लैंड लॉर्ड है जमींदार है की रक्षा करने तथा जमींदार पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। द न्यू फेज ऑफ द हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857। कह रहा है कि इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। यह जो रिवोल्ट हुआ तो यह रिवोल्ट में जो ब्रिटिश था उसको लग गया, ब्रिटिश क्राउन को लग गया कि यह बहुत बड़ा रिवोल्ट है और यहाँ से हम लोग बाल बचे, नहीं तो ये लोग यहाँ से भगा ही देता। तो वह कंपनी से अपना अधिकार जो था वह ले लिया, अपने हाथों में ले लिया कंपनी से अधिकार, और जो भी सारे चीज़ों के वजह से रिवोल्ट हुआ था वह सारे चीज़ों को सुधार में वह लाया। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे आएंगे वीडियो लेके चैप्टर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।